किंतु कहीं न कहीं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने जातिवाद की इस गंदी राजनीति को नकार दिया। रही बात राजेंद्र साहू की, तो कांग्रेस की टिकट लेकर के दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनना ही उनकी राजनीति में अब होने का सबसे पहला जो दृश्य है। मुझे न ताम्रध्वज साहू जी ने लगभग 16 से 17 हज़ार वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस हिसाब से ये उम्मीद अभी जो जताई जा रही थी लोकसभा चुनाव में, प्रदेश अध्यक्ष टहल सिंह जी का भी एक वक्तव्य आया था। उन्होंने तो खुले तौर पर ये अपील भी कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, और इस विषय पर समाज में भी मतभेद उभर कर आए थे कि देश को प्रधानमंत्री साहू समाज से चाहिए कि सांसद चाहिए। आपने इस तरीके का एक लेख भी लिखा था कि यदि हमें समाज से ही चुनना है तो हम सांसद क्यों चुने, प्रधानमंत्री क्यों न चुने। और शायद इसके चलते महासमुंद और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में साहू समाज के वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर कन्वर्ट हुए। और इंडी अलायंस कहीं ना कहीं एनडीए को तोड़ करके उसके कुछ घटक दलों को अपने साथ लाने का प्रयास करके सरकार बनाने की कोशिश करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। उसका उदाहरण है कि नीतीश कुमार जी को उन्होंने उप प्रधानमंत्री पद का भी वो दिया है। तो नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे हैं धारा न्यूज। अभी हम दुर्ग के चौहान एम्पेरियल में हैं और अभी जो है आज रिजल्ट आया है लोकसभा चुनाव का। अभी और रुझान जो है बताया जा रहा है, अभी परिणाम और आने बाकी है। मैंडेट जो है किसी पार्टी को नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी जो है एनडीए गठबंधन 295 सीट जो है अभी इस वीडियो स्क्रीन पर जो टीवी चैनल्स है उस पर दिखा रहा है 6:23। हाँ, अभी जो लगभग 6:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है और अभी जो रुझान जो दिख रहे हैं 235 के आसपास इंडिया गठबंधन को सीट दिखाई दे रही है। वहीं मैं आपको बता दूं, हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बात करने वाले हैं और आगे देश की भी बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, दुर्ग लोकसभा में विजय बघेल लगभग 4 लाख वोटों से चुनाव जीत चुके हैं, जैसा कि दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाके हमने देखा है, लगभग वो जो पिछला जो रिकॉर्ड था 3,91,000 का, उसको तोड़ते हुए आगे निकल गए हैं विजय बघेल। राजेंद्र साहू बुरी तरीके से चुनाव हार चुके हैं। जो इस तरीके से इंडिया गठबंधन को दुर्ग में तो निराशा मिली है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जो सीटें मिलनी थी उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिज्ञ भी बोल सकते हैं आप, सतीश पारक जी मौजूद हैं। कुछ चर्चा करेंगे इनसे और बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आपके लिए भी आसान हो कुछ चीज़ों को समझने के लिए। पारक जी, दुर्ग तो हाथ से निकल गया कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जो देश में जो सिनेरियो बना, सिचुएशन बना, उसके बाद छत्तीसगढ़ की भी पहले बात कर लेते हैं, उस पर देश में आएंगे। छत्तीसगढ़ में 10 और 1 की जो पोजीशन दिख रही है, एक आध सीट अगर और आ जाए तो बात अलग है। कांकेर में थोड़ा टफ मुकाबला हमने देखने को मिल रहा है। वहीं राजनांदगांव में अभी कशमकश चल रहा है, लेकिन बहुत ही दूर हैं जीत से भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे। क्या कहते हैं और कैसे देखते हैं इस चुनाव परिणामों को आप? छत्तीसगढ़ में जो 11 सीटें हैं, 11 लोकसभा सीटें हैं, मैंने कुछ समय पहले इस बात का एक विश्लेषण अपने अखबार के माध्यम से जन तक पहुंचाने का प्रयास किया था कि छत्तीसगढ़ से 11 की 11 सीटें भी यदि एनडीए जीतती है तो ये कोई अप्रत्याशित विषय नहीं होगा। 10-1 का रेशियो जो दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी है। और सबसे बड़ी बात मुझे जो देखने मिल रही है दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में, और अन्य लोकसभा क्षेत्रों पर भी मैं बताऊंगा कि जनता ने जातिवाद की राजनीति को नकार दिया है। जैसा कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में जब कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी से सिटिंग एमपी विजय बघेल जी प्रत्याशी बने, तो कई प्रकार की बातें लोगों के बीच से निकल कर आई। ये बातें भी आई कि सामने की साहू समाज से है तो साहू समाज एकजुट होगा और राजेंद्र साहू को इस बार विजय श्री हासिल होगी। किंतु कहीं ना कहीं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने जातिवाद की इस गंदी राजनीति को नकार दिया है। इसका परिणाम है कि विजय बघेल जी आज अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और ज़्यादा मतों को लेकर के विजय श्री हासिल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जाति की बात करें तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में साहू समाज ने लॉबी किया था, ऐसे जानकारी मिलती है कि लॉबिंग किया था कि तोखन साहू को जिताना है, ताम्रध्वज साहू को जिताना है, राजेंद्र साहू को जिताना है, साहू को जिताना है, कांग्रेस भाजपा से मतलब नहीं है। इस तरीके की जो राजनीति शुरुआत की गई थी, ऐसा हम एकदम पुख्ता तौर पे नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से हम अंदरूनी इलाकों में जाते थे तो साहू समाज एकजुट होकर मतदान कर रहा है, ऐसी खबरें आती थी। ताम्रध्वज साहू के क्षेत्र में मैं दौरा किया था, वहां पे पता चला कि वो चुनाव जीत सकते हैं, और जब तोखन साहू चुनाव जीत सकते हैं तो ताम्रध्वज साहू अगर चुनाव जीत सकते हैं तो राजेंद्र साहू भी चुनाव जीतेंगे। हमारा आकलन ये था, लेकिन ये ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ तोखन साहू जीत रहे हैं,
और ताम्रध्वज साहू 1.5 लाख वोटों के अंतर से लगभग हार रहे हैं। वो वही राजेंद्र साहू भी भारी मतों से हार रहे हैं, 4 लाख वोटों से। राजेंद्र साहू को किस तरीके से देखते हैं आप? उसकी राजनीति में बदलाव कैसे हो सकता है और क्या वो ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, किसी और दिख रहा है? राजनीति में कौन कब अप हो जाए और कौन डाउनफॉल में चला जाए, इसे कोई नहीं बता जाए। अनिश्चितता का खेल है। अनिश्चितता का खेल है राजनीति। रही बात राजेंद्र साहू की, तो कांग्रेस की टिकट लेकर के दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनना ही उनकी राजनीति में अप होने का सबसे पहला जो दृश्य है मुझे नजर आता है। मुझे जो बात समझ में आती है वो ये है, उनकी जीत या हार ही वो सेकेंडरी है, किंतु वो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के एक नेता के रूप में स्थापित होते दिखाई दे रहे हैं, जिसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं पर्टिकुलर अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, जहां से पूर्व मंत्री अभी पूर्व विधानसभा चुनाव में ताम्रध्वज साहू जी ने लगभग 16 से 17 हज़ार वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस हिसाब से ये उम्मीद अभी जो जताई जा रही थी लोकसभा चुनाव में कि उनका विरोध था, इसलिए वो 17 हज़ार वोट से हारे। किंतु लोकसभा चुनाव में साहू समाज राजेंद्र साहू के लिए एक लॉबी जो तैयार हो रही थी, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष टहल सिंह जी का भी एक वक्तव्य आया था, उन्होंने तो खुले तौर पर ये अपील भी कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, और इस बात को लेकर समाज में ही विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। उनके वक्तव्य के बाद में एक वर्षन ये भी आया था कि टहल सिंह जी समाज के अध्यक्ष हैं, उनको समाज के मामलों में बोलना चाहिए, समाज को किस पार्टी को वोट देना है इस विषय पर नहीं कहना चाहिए। और इस विषय पर समाज में भी मतभेद उभर कर आए थे, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां बनी थी। रही बात तोकन साहू जी की, तो तोकन साहू जी भी साहू समाज से हैं, वो अलग विषय है, किंतु तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों को जहां से साहू समाज कैंडिडेट थे, चाहे वो कांग्रेस के हों भाजपा के हों, ये बात तो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुकी है कि आम मतदाता ने जातिवाद की राजनीति को नकार दिया है। तो ये जाति की जो राजनीति है वो नकारी गई है, ये सब जगह लागू हुआ है कि सिर्फ ये जो साहू समाज है इसी के लिए लागू हुआ? आप एक बार लिखे भी थे कि देश को प्रधानमंत्री साहू समाज से चाहिए कि सांसद चाहिए, आपने इस तरीके का एक लेख भी लिखा था, क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, टहल सिंह जी का जब वर्षन आया था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, तो मैंने एक ड्राफ्टिंग की थी और उसकी हेडिंग थी कि साहू समाज उलझन में सांसद चुने या प्रधानमंत्री। और ये लिखने का सिर्फ कारण एक था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने को आपको हमेशा हर मंचों के माध्यम से तेली समाज का बताते रहे हैं, इसलिए मुझे ये बात लिखनी पड़ी और ये बात लोगों तक पहुंची भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि साहू समाज के बहुतायत लोगों के दिमाग में ये बात आई कि यदि हमें समाज से ही चुनना है तो हम सांसद क्यों चुने, प्रधानमंत्री क्यों न चुने। और शायद इसके चलते महासमुंद और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में साहू समाज के वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर कन्वर्ट हुए। रही बात बिलासपुर से, जहाँ से तोकन साहू जी थे, क्योंकि वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से थे, उनकी जीत प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी के मार्ग को प्रशस्त कर रही थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने उन्हें साहू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का होने का मानते हुए उन्हें आगे किया और उन्हें जीत का प्राप्त हुई। एक और बात है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप किस तरीके से देखिए, 1 लाख रुपए बोल के 50 से 100 सीट में कूद गए, छलांग लगा गए, और लेकिन सरकार बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं अभी ये बात का विषय है, लेकिन 1 लाख बोल के और 400 रुपये में मनरेगा की जो मजदूरी है, 30 लाख भर्ती है, इस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी ने कही, उसको आपने देखा सुना और वायरल भी हुए, बहुत सारे कंटेंट वायरल हुए, उसको आप कैसे देखते हैं? वो घोषणा पत्र से कांग्रेस को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो का लाभ निश्चित तौर पर उसको मतों के रूप में हुआ है, किंतु मुझे दूर दूर तक यदि हम देश के वार्षिक बजट की ओर ध्यान लगाएं, बारीकी से यदि उसका अध्ययन करें, तो मेरा ये मानना है कि यदि सरकार वो बना भी लेते हैं जोड़ तोड़ की राजनीति करके, तो किसी एंगल में अपने उस मैनिफेस्टो को पूर्ण कर पाएंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि 1 लाख रुपए देने वाला विषय जो है वो मेरा व्यक्तिगत तौर पर एक चुनावी शिगुफा ही मैं उसको मानता हूं, और मुझे दूर दूर तक ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन उसके चलते तो 50 से 100 सीट में कूद गए ना, लेकिन उसका ही लाभ मिला है, किंतु आम जनता को ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात कही गई थी, यदि वो सरकार बना भी लेते हैं तो वो इसको पूरा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि सरकार बनाने की स्थिति अभी क्लियर नहीं है। जिस प्रकार से एनडीए ने 295 सीट हासिल की है, व्यक्तिगत मतलब पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी 272 के आधे के उसमें तो नहीं पहुंच पाई है, किंतु एनडीए की स्थिति देखेंगे तो 295 की सीट है।
और इंडी अलायंस कहीं ना कहीं एनडीए को तोड़ करके उसके कुछ घटक दलों को अपने साथ लाने का प्रयास करके सरकार बनाने की कोशिश करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। उसका उदाहरण है कि नीतीश कुमार जी को उन्होंने उप प्रधानमंत्री पद का भी वो दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी बात कही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पासा फेंकना शुरू कर दिया है, किंतु ये बात एक ही तरफ लागू नहीं होती। जिस प्रकार से राजनीति में एनडीए की ओर से अमित शाह जी को राजनीति का चाणक्य माना जाता है, तो जो स्थिति इंडी अलायंस एनडीए के साथ करना चाहता है वो एनडीए इंडी अलायंस के साथ भी कर सकता है। कहीं वो उधर से इधर तोड़ के लाना चाहते हैं, लेकिन ये स्थिति बन सकती है कि इधर से टूट करके एनडीए में कुछ दल चले जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। एक सवाल है जो अभी दुर्ग लोकसभा की बात करते हैं। विजय बघेल जो अभी सांसद प्रत्याशी जो जीते, लेकिन उन्होंने कई जगहों का दौरा नहीं किया। दुर्ग ग्रामीण में हम देखे अकेले ललित चंद्राकर दौड़ रहे थे, कई जगह पे वो दौरे नहीं कर पाए। लोगों को लगता था कि दुर्ग ग्रामीण में इसी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्या ऐसा फैक्टर रहा जो विजय बघेल को इस चुनावी जो रन था उसमें पार वो कर गए? क्या देखते हैं आप? महतारी वंदन योजना भी रहा। लोकसभा क्षेत्र का जो एक क्षेत्र होता है, दायरा होता है, वो बहुत बड़ा होता है और इस बात को एक एक मतदाता भी समझता है कि एक सांसद के लिए 5 वर्षों के कार्यकाल में हर छोटे से छोटे हर बड़े बड़े कार्यक्रम में एक एक गांव पहुंचना संभव नहीं है। ये बात सिर्फ विजय बघेल जी की लागू नहीं होती। इसके पहले ताराचंद जी साहू भी रहे, ताम्रध्वज साहू जी भी रहे, हमने चंदूलाल जी चंद्राकर जी का भी कार्यकाल देखा है। तो कोई भी सांसद एक एक गांव तक पहुंच पाया हो, ये आज की बात नहीं, नई बात नहीं है, ये कभी संभव नहीं हो पाया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक इनके नहीं पहुंचने के कारण कुछ नाराजगी वाली बात यदि हम देखते हैं तो ऐसी कोई नाराजगी इसलिए नहीं है आई लोगों के मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की जो महिला वंदन योजना का 1000 है वो एक एक महिलाओं के खाते में जा रहा है, 1,000 रुपये। धान का जो बात 3100 रुपये एक बार में खाते में देने की बात हुई थी, उसका लाभ हर छोटे से छोटे गांव के किसानों को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये लाभ जो प्रदेश सरकार का, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो आम जनों तक पहुंचा है, तो उसका लाभ निश्चित तौर पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल जी को मिला है। और उसके चलते जो नाराजगी रही होगी वो बहुत छोटी साबित हुई और लोगों ने उसे भुला करके उन पर पुनः अपना विश्वास जताया। एक जो है जश्न, हालांकि भारतीय जनता पार्टी मना तो रही है, लेकिन एक कसक है कि हमारी सीट 272 क्रॉस नहीं की है। कई कार्यकर्ता जो है दबी जुबान से बोल भी रहे हैं और वो खुशी जो है जिस तरीके से पिछले बार जो इजहार किए थे वो खुशी नहीं दिख रही है। उसको आप कैसे देखते हैं? कई लोग बोल रहे हैं 272 का हमने आंकड़ा पार नहीं किया है। ये तो स्वाभाविक बात है, जब अलायंस की सरकार बनती है और यदि हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत पर नहीं रहती तो कहीं ना कहीं अन्य घटक दल जिनके भरोसे हम सरकार चलाते हैं तो उनके दबाव में रह करके काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस बात की कसक तो स्वाभाविक बात है। यदि भारतीय जनता पार्टी अपने 272 के रेशियो तक भी पहुंच जाती तो ये कसक उनके मन में नहीं रहती, क्योंकि घटक दलों के माध्यम से उन्हें सरकार बनानी है। तो कहीं ना कहीं ये कसक तो रहेगी, क्योंकि कई फैसले लेने के लिए उन्हें घटक दलों से पहले विचार विमर्श करना होगा। एक सवाल और है कि एग्जिट पोल जो आया, जो 350 सीट से नीचे कोई एग्जिट पोल नहीं दे रहा था, इसको आप कैसे देखते हैं? पूरा फर्जी साबित हो गया। एग्जिट पोल बहुत सारे अपने टीवी चैनलों ने, यूट्यूब चैनलों ने चलाए, तो जितने भी एग्जिट पोल थे वो सारे के सारे झूठे साबित हो गए। उनको मैं व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ ये देखता हूं कि जो यूट्यूब चैनल हो चाहे टीवी चैनल हो, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं और जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं तो यही अपील करूंगा अपनी ओर से कि इस प्रकार के किसी भी भ्रम में ना आए और स्वतंत्र विचारधारा के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में फैसला ले। ये तो अंतिम बात रही, लेकिन अब अंतिम सवाल है, किसकी सरकार बन रही है? क्या कांग्रेस सरकार बना सकती है इंडिया गठबंधन की, एनडीए की सरकार आएगी? क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इसमें? सरकार तो मेरे हिसाब से एनडीए की बननी चाहिए, क्योंकि एनडीए पूर्ण बहुमत में भी है, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी आई है, तो राष्ट्रपति को नियमानुसार सबसे पहले उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, है ना। उसके बाद बाकी चीजें सेकेंडरी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी
ये बात स्पष्ट नजर आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में एक लास्ट सवाल है ये, पिछले लोकसभा चुनाव में जब यहाँ से 9 सीटें जीते तो कोई पद नहीं मिला, मंत्री पद ढंग से नहीं मिल पाया। यहाँ पे एक राज्य मंत्री पद मिला था रेणुका सिंह को। क्या देखते हैं इस बार विजय बघेल को मंत्री पद मिल रहा है या बृजमोहन अग्रवाल जा रहे हैं? इस बार निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ से एक मंत्री होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के राजनीतिक परिदृश्य बने हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान उठाना पड़ा है, निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि उसका लाभ यदि सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश को और छत्तीसगढ़ को मिलेगा। और यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन के गए हैं, उनकी योग्यता और उनके कार्यों के दम पर उन्हें मंत्री पद पर स्थान और जरूर दिया एक बड़ा सवाल है कि पलायन करके जितने नेता गए हैं यहाँ से, दुर्ग से ही सरोज पांडे, दुर्ग से भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, देवेंद्र यादव, सब लोग उधर गए और सब चुनाव लगभग हार रहे हार हैं। गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सरोज पांडे भी यहाँ तक के चुनाव हार रही हैं। ये आपका प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न है। ये स्थिति सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि पूरे भारत में आप देखिए कि पलायन करके जो जहाँ प्रत्याशी दिए गए, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने दिए हों या कांग्रेस ने दिए, बड़े नेताओं को छोड़कर वहाँ हार हुई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो अपने 272 के रेशियो में नहीं पहुंची, तो उसका एक कारण मैं ये भी मानता हूँ। कई जगह यदि आयातित करके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी नहीं देती तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र 272 के रेशियो में रहती और एनडीए स्वतंत्र रूप से आज जो परिस्थितियां पैदा हो रही है वो परिस्थितियां पैदा नहीं होती। बहुत बड़ी खबर है पूरे भारत में। अयोध्या में जो है बीजेपी हार गई। इसको कैसे देखते हैं आप? कुल मिला के मैंने ये देखा है कि आम जनता के लिए विकास कोई मुद्दा नहीं। अयोध्या में मंदिर का बनना, उत्तर प्रदेश में इतने विकास कार्य होना, सड़कों का पूरा जाल बिछा देना, कहीं ना कहीं विकास को भी आम जनता ने नकार दिया है। ये मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि आम जनता को अब मैं क्या कहूँ, जबकि पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये बात चली थी कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर रही है। इवन भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं ही अपने आप को 400 प्लस के नारा दिया। उसके बाद में ये स्थिति यदि पैदा हुई है तो ये सोचनीय विषय है और राजनीतिक दलों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को, इस पर बैठ करके वरिष्ठ नेताओं को आपस में सलाह मशवरा करना चाहिए कि ये परिस्थितियां क्यों पैदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम बता देते हैं आपको कि वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं, वहीं रायबरेली से भी राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं। अब देखना ये होगा कि जो 400 सीट का जो 400 पार का जो नारा दिया गया था वो लगभग ध्वस्त हो चुका है और एग्जिट पोल भी ध्वस्त हो चुके हैं। 300 सीट से पार एनडीए गठबंधन जा नहीं रही है, तो वहीं लगभग 240 के आसपास इंडिया गठबंधन दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है इस चुनाव में देखने को मिला। रोमांचक मैच देखने को मिला, ऐसा कह सकते हैं। जैसा कि मेरा निजी मत था कि हमें रोमांचक मैच देखने को मिला भी। और इस तरीके से किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं बनती है, वो तो आप आगे वीडियो के माध्यम से आपको और बताएंगे ही। तब तक के लिए मैं गुलाब देशमुख, आप देख रहे थे धारा न्यूज।